कहते हैं हर गांव में एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं और जहां सन्नाटा भी कुछ कहने की कोशिश करता है। इस गांव में भी एक ऐसी ही जगह थी। एक बहुत पुराना, बहुत विशाल, बूढ़ा पेड़। लेकिन ये पेड़ गांव के बीच नहीं, बल्कि ठाकुर साहब की हवेली के आंगन में खड़ा था। गांव के लोग कहते थे ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि एक राज है, एक ऐसी कहानी जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। कहते हैं कई साल पहले इस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद ठाकुर साहब ने पूरे गांव को इस पेड़ से दूर रहने की चेतावनी दे दी। और तब से न कोई उस पेड़ के पास जाता, न कोई उस बारे में बात करता। लेकिन कहानी तब शुरू हुई जब उस हवेली में एक नई बहू तेजस्वी आई। नई बहू को क्या पता था जिस आंगन में उसने कदम रखा है वहां सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी उसका इंतजार कर रही है। नई बहू तेजस्वी गाड़ी से उतरती है, बेहद ही सुलझी हुई और बुद्धिमान और नेक दिल लड़की। आंखों में नए जीवन के सपने लेकर वह हवेली में आई है। लेकिन जैसे ही वह हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ती है, अचानक तेज हवा चलती है। पेड़ से सूखे पत्ते उड़कर तेजस्वी के ऊपर बरसने लगते हैं, जैसे उसका स्वागत कर रहे हो। वह एक पल के लिए रुक जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे उस तरफ से देख रहा हो। देखा, नई बहू आते ही पेड़ ने अपने होने का प्रमाण दे दिया है। पता नहीं ये बहू के लिए शुभ होगा या अशुभ। चुप, अगर ठाकुर साहब ने सुन लिया तो गुस्सा हो जाएंगे। अगर तुम सबकी ये बिना मतलब की बातें खत्म हो गई हो तो अब सब घर में प्रवेश करें। तेजस्वी पहली बार ठाकुर साहब को ध्यान से देखती है। सख्त चेहरा, गहरी आंखें, जैसे कोई दर्द छुपा हो, जैसे कोई पछतावा। आओ तेजस्वी, तुम्हारा स्वागत है। तेजस्वी घबरा कर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। क्या हुआ तेजस्वी बहू? माँ जी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस पेड़ की तरफ से अभी किसी ने मुझे बुलाया। सास एक पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि तेजस्वी सच कह रही है। लेकिन फिर जल्दी से कहती है, नहीं बहू, यहाँ कोई नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन सास के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। हवेली में कदम रखते ही तेजस्वी समझ चुकी थी ये घर आम घर नहीं है। यहां दीवारें भी कुछ छुपा रही हैं। कुछ दिन बाद एक रात हवेली के आंगन में चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ की टहनियां धीरे धीरे ऐसी आवाजें कर रही थी जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी दोहराई जा रही हो। तेजस्वी अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रही थी। खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। अचानक पेड़ की एक टहनी खिड़की से टकराती है। थक थक। तेजस्वी घबरा जाती है। इतनी रात को ये कैसी आवाज है? हवा भी अजीब लग रही है। जैसे ही वह आंगन में झांक कर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लगता है पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में, सिर झुकाए। एक बूढ़ी औरत। तेजस्वी बहुत ज्यादा डर जाती है और जैसे ही वह डर के मारे भागने लगती हैं, तभी अचानक ये कौन है? और ये इतनी रात यहाँ आखिर क्यों खटींद है?
ये सब आखिर क्या था? नहीं नहीं, शायद मेरा वहम होगा। ऐसा सोचकर वह सो जाती है, लेकिन आंख लगते ही उसे सपना आता है। घना अंधेरा, चारों तरफ धुंध। तेजस्वी खुद को हवेली के आंगन में खड़ी पाती है। बूढ़ा पेड़ बिल्कुल सामने खड़ा है, लेकिन इस बार पेड़ की जड़ें थोड़ी जमीन के ऊपर दिख रही थी, जैसे किसी ने उन्हें खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की हो। पेड़ के नीचे वही बूढ़ी औरत बैठी थी, चेहरे पर दर्द, आंखों में आंसू। बेटी, तू आ गई? आप कौन हैं? और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? मैं इस घर का सच हूँ, जिसे सबने भुला दिया। सच? कैसा सच? और आप मुझे ही क्यों बुला रही हैं आप? क्योंकि इस घर में अब सिर्फ तू ही है जो मेरी आवाज़ सुन सकती है, क्योंकि बाकी सब तो सच देखकर भी सच मानना नहीं चाहते। मुझे न्याय दिला दे तेजस्वी बेटी, मुझे न्याय दिला दे तेजस्वी बेटी, मुझे न्याय दिला दे तेजस्वी बेटी, मुझे न्याय दिला दे तेजस्वी बेटी। हे भगवान, ये कैसा सपना था? और वो बूढ़ी औरत कौन थी? और वो कैसी मदद मांग रही थी? तभी उसे एहसास होता है कि हवाएं बहुत तेज चलने लगी हैं। वह बाहर झांक कर देखती है और बाहर बूढ़ा पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़ा है, लेकिन पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे वहां सच में किसी ने बैठकर रोया हो। यह सिर्फ सपना था, या उस पेड़ में छुपा कोई दर्द जो बाहर आना चाहता था। गौरी समझ चुकी थी, इस हवेली में सिर्फ लोग ही नहीं रहते, बल्कि एक अधूरी कहानी भी सांस ले रही है। हवेली के आंगन में हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। तेजस्वी की नजरें बार बार उसी बूढ़े पेड़ पर जा रही थीं। कल रात का सपना उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। वह धीरे धीरे अपनी सांस के पास जाती है, जो तुलसी में पानी डाल रही थी। माँ जी, एक बात पूछूं? पूछो बेटा, अब तुम इस घर की बेटी हो, तुम भी इस घर का अहम हिस्सा हो। वो आंगन में जो पुराना पेड़ है, क्या उसकी कोई कहानी है? पुराने पेड़ों की क्या कहानी होती है बहू, वो तो बस सालों से खड़े रहते हैं। माँ जी, मैंने कल रात उस पेड़ को सपने में देखा, और एक बूढ़ी औरत जो मुझसे मदद मांग रही थी। सपना? कैसा सपना? एक बूढ़ी औरत उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। वो रो रही थी और मुझसे कुछ कह रही थी। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आती है। ठाकुर साहब आंगन में आ जाते हैं। किसकी मदद की बात हो रही है? नहीं जी, कुछ नहीं, बहू बस ऐसे ही। तुम्हें समझ नहीं आता, इस पेड़ से दूर रहने को कहा था। बाबूजी, क्या उस पेड़ के बारे में कोई बात है जिसे सब छुपा रहे हैं?
उस पेड़ का नाम भी मत लेना। वो बस एक सूखा पेड़ है जिसका इस घर से कोई मतलब नहीं। लेकिन बाबूजी, सूखे पेड़ सपनों में आकर मदद नहीं मांगते। बहू, इस घर की शांति बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पुरानी बातों को कुरेदोगी तो दुख ही मिलेगा। बहू, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं भर पाता। तेजस्वी की नजर फिर उस पेड़ पर जाती है। उसे लगता है कि जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो। अब गौरी को पता चल चुका था, उस पेड़ के नीचे सिर्फ जड़ें नहीं बल्कि एक अधूरी पुकार दबी हुई है। लेकिन क्या तेजस्वी 20 साल पुराने डर को हरा पाएगी? बेटा, तुम्हारे सपने का जवाब इस हवेली में नहीं मिलेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने तुम्हारी और ठाकुर साहब की बातें सुन ली थी बेटा, और मैं यहाँ न जाने कितने सालों से काम कर रहा हूँ, और मुझे एक बात तो अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम्हारे सवालों का जवाब यहाँ नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ कोई भी सच का सामना नहीं करना चाहता। हवेली से बाहर, लेकिन कहाँ? तुम जाकर रुक्मिणी जी से मिलोगे, जो तुम्हारे सपने में है। उसकी जुड़वा बहन है वही, जो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकती है। एक दोपहर तेजस्वी चुपचाप हवेली से बाहर निकलती है। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर उस पेड़ का राज क्या है? आखिर उस पेड़ का राज क्या है? आज मैं जानकर ही रहूंगी। लगता है बहू रानी को भी पेड़ का राज पता चल ही गया। देखा नहीं बेचारी कैसे परेशान नजर आ रही थी। सही कह रही हो, ऐसे राज लंबे समय तक छुपे नहीं रह सकते। और वैसे भी गांव वाले उस दिन का जिक्र दबी आवाज में हमेशा ही करते रहते हैं। रुक्मणी, चाची क्या आप घर में ही है? बाहर आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे आ रही हूँ। कौन है जो आवाजें लगा रहा है? चाची, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हवेली से आई हो ना? आपको कैसे पता? उस हवेली की हवा दूर से पहचान में आ जाती है। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। आखिर क्यों कोई भी उस पेड़ के बारे में बात नहीं करना चाहता? वो आंगन में जो पुराना पेड़ है, क्या उसकी कोई कहानी है? ये लगभग आज से करीब 20 साल पहले की बात है। एक गरीब औरत जिसका नाम था जमुना, वो मेरी जुड़वा बहन थी। वो विधवा थी, उसका कोई सहारा नहीं था, बस कुछ जमीन थी जिससे वह अपना गुजारा करती थी और हमेशा ही सबकी मदद करती थी। एक दिन जमुना काफी घबराई हुई ठाकुर की हवेली में आई। अरे माता जी, कहाँ हवेली के अंदर भागी जा रही है? मुझे बताइए, क्या बात है? बेटा, मेरा नाम जमुना है और मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। अरे जमुना ताई, आपको जैसी नेकदिल इंसान को भला कौन नहीं जानता। वो मेरी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है और ठाकुर साहब ही मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आप यही रुको, मैं आपका संदेश ठाकुर साहब को पहुंचा कर आता हूँ। ठाकुर साहब, वो जमुना जी आई है।
आपसे मिलना चाहती है, काफी परेशान नजर आ रही है। अच्छा, जमुना जी आई है? अरे, वो तो बड़ी ही नेकदिल औरत है। मैं अब भी आकर मिलता हूं उनसे। अरे बताइए, जमुना जी, कैसे आना हुआ आपका? और आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? क्या बात है, खुलकर बताइए, घबराइए नहीं। नमस्कार ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, एक उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। ठाकुर साहब, मेरे पति की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया है। अगर वो ज़मीन चली गई तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। आप जैसी नेक इंसान के साथ भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है? आप घबराएं ना, मैं आपको आपकी जमीन वापस दिलवा कर रहूंगा। आप बस मुझे उसका नाम बताइए जिसने ये हरकत की है। आपके भाई लखा ने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। मुझे अच्छे से पता है कि ये जमुना एकदम सच कह रही है, क्योंकि मैं लखा को अच्छी तरह जानता हूँ। उसने न जाने कितनों के साथ यही किया है। लेकिन अगर मैं उसे इसकी जमीन वापस करने को कहूंगा तो वह वापस नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं। और मेरे और उसके संबंध जरूर खराब हो जाएंगे। और मेरे कितने सारे कारोबारों में उसकी साझेदारी है। मैं इस साधारण सी औरत के लिए इतना नुकसान आखिर क्यों उठाऊं? मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा भाई कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। नहीं ठाकुर साहब, आपको भी पता है कि मैं सच कह रही हूँ और मेरे पास मेरी ज़मीन के सभी कागजात भी हैं। देखिए, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और अभी मुझे एक जरूरी काम से बाहर भी जाना है, तो आप अपने घर को वापस लौट जाइए। मेरे साथ ऐसा अन्याय न करें ठाकुर साहब, मैं न्याय के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा ठाकुर साहब, अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला तो आप भी पूरी जिंदगी सुकून से नहीं रह पाएंगे। और फिर हुआ उस दिन का सबसे बड़ा अन्याय। उस दिन जमुना बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रात को तेज आंधी और बारिश, लेकिन जमुना न्याय के इंतजार में उस पेड़ के नीचे ही बैठी रही। और अगले दिन जमुना की लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। क्या वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? दादी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हवेली को इस अन्याय के श्राप से मुक्त करने में सफल रहूं। एक बात याद रखना कि सच का रास्ता आसान नहीं होता बेटी, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो डर भी रास्ता छोड़ देता है। अब गौरी को पता चल चुका था, उस पेड़ के नीचे सिर्फ जड़ें नहीं बल्कि एक अधूरी पुकार दबी हुई है। लेकिन क्या तेजस्वी 20 साल पुराने डर को हरा पाएगी? 20 साल से इस पेड़ के नीचे सिर्फ खामोशी थी। आज पहली बार कोई उस खामोशी को तोड़ने जा रहा था। तुम्हें समझ नहीं आता, इस पेड़ से दूर रहने को कहा था। डर हमेशा सच को रोक नहीं सकता बाबूजी। आपको इस सच का सामना करना होगा। बहू, ये तुम क्या? जिस औरत को आपने 20 साल पहले इस आंगन से खाली हाथ भेजा था, उसकी बद्दुआ आज भी इस पेड़ की जड़ों में कैद है। ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें 20 साल पुरानी बातें याद आने लगती हैं।
ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है? अगर इस आंगन में किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आज मैं उसके लिए न्याय मांगती हूँ। 20 साल पहले जिस सच को मिट्टी में दबा दिया गया था, आज वही सच बाहर आने को तैयार था। ठाकुर पहली बार डरते हुए उस जगह को देखते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। वह अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगती है। हवा और तेज हो जाती है। ठाकुर दूर खड़े सब देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद तेजस्वी के हाथ किसी कपड़े से टकराते हैं। वह धीरे धीरे उसे बाहर निकालती है। एक पुरानी फटी हुई पोटली। सभी की सांसें रुक जाती हैं। ये यहाँ कैसे? ये तो वही पोटली है जो उस दिन जमुना जी के हाथ में थी। तेजस्वी पोटली खोलती है। अंदर से कुछ पुराने जमीन के कागज निकलते हैं। उसमें जमीन के असली कागजात होते हैं, जिन पर साफ लिखा होता है जमुना उस जमीन की असली मालिक थी। तेजस्वी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों आ जाते हैं। तो ये सच था, जमुना के साथ अन्याय हुआ था। आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया था। वो तो उस दिन मैं मजबूर था बहू। मजबूरी? किस बात की मजबूरी थी बाबूजी? हाँ, मजबूरी। क्योंकि जमुना जी की जमीन किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे भाई लखा ने ही छीन ली थी। और उसके साथ मैं उस वक्त लड़ाई करता तो मेरा कारोबार मुझसे छीन लेता, क्योंकि मैंने उस वक्त उससे काफी पैसे उधार ले रखे थे और कारोबार पर उसका एकाधिकार सा हो गया था। मैं सचमुच मजबूर था बहू। मेरा विश्वास करो, मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। और आपने एक बेगुनाह की जिंदगी तोड़ दी, उसकी हिम्मत तोड़ दी, उसका वह विश्वास तोड़कर रख दिया जिसके कारण वो आपसे मदद मांगने आई थी। मैं हमेशा ही अपने गलती सुधारना चाहता था, लेकिन सुधारने के लिए पहले गलती मानना भी जरूरी है, और वो हिम्मत मुझ में नहीं थी। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझ में यह हिम्मत आई है। बहू, तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं अपनी गलती सुधार करूंगा। बहू, जमुना जी की जमीन मैं लखा से वापस छीन कर उसके बेटे को सौंप दूंगा, और उसने जितने भी गरीब लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, सबको सबकी जमीन वापस करवा कर ही रहूंगा। तभी मुझे सुकून आएगा। तेजस्वी बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा को सुकून मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज लंबे समय के बाद हवेली और ठाकुर साहब दोनों ही पछतावे के अतीत से बाहर निकल एक नई शुरुआत करते हैं।